फ्रेंड्स, शेड्यूल एम 2023 के 13 पार्ट्स हैं, तो उन सभी पार्ट्स के बारे में मैं डिटेल से बात करूँ। आज हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पार्ट 1 है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेन प्रिंसिपल्स। उसका सब पार्ट हमारा पहला है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। तो देखिए, हमारा जो अभी तक शेड्यूल एम चलता आ रहा था, तो उसमें कहीं भी हमारे क्वालिटी सिस्टम की बात नहीं की गई थी। तो अब इसके अंदर इनमें क्वालिटी सिस्टम की बात की गई है। तो आपको इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी कंपनी के अंदर ISO 9001 को इम्प्लीमेंट करना है। ISO 9001 अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते, जेन्युइन आपको इम्प्लीमेंट करना, आपने खाली सर्टिफिकेट नहीं लेना है। उसके जितने पार्ट्स अगर आप सारे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आपका शेड्यूल एम का जो ये फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है, ये 100% कंप्लाई हो जाएगा। और जो ISO 9001 के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसका क्या उद्देश्य है। और एक उसका पार्ट है हमारा लीडरशिप का, कि जो हमारे जो लीडर्स हैं, मतलब जो हमारी मैनेजमेंट है, उसको ये सारा लीड करना है कि हमारे को अच्छी क्वालिटी बनानी है और सारी वो फैसिलिटीज़ दे, मैन पावर दे कंपनी के अंदर। तो लीडरशिप का ये काम है। फिर प्रॉपर प्लानिंग है, हमारे को अपनी प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए प्लानिंग करके चलनी है। हमारे को क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमारे को बनाने हैं। फिर हमारे को स्पोर्ट्स भी चाहिए। जब भी हम एक क्वालिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो सपोर्ट क्या लगेगा हमारे को पीपल का सपोर्ट लगेगा, अच्छे ट्रेंड स्टाफ हमारे को मिले। हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, प्रॉपर AHO वर्कर्स के लिए इन्वायरमेंट अच्छा हो, वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग करने की सारी प्रॉपर हो। भाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हमारे को मेजर करना है या कोई वॉल्यूम मेजर करनी है, तो उसके लिए सारी कैलिब्रेटेड हमारे को इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों और कॉम्पिटेंट हो हमारे, और सबको अवेयरनेस हो। मतलब जो भी हमारी टीम काम कर रही है, QA किसी की, उसको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग मिल रही है। और हम सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स करें प्रॉपर, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एज पर GMP पूरी डॉक्यूमेंटेशन करें। तो ये स्पोर्ट्स सर्विसेज के बारे में हमारे बात करते हैं। फिर ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है कि हमने अपने कस्टमर से ऑर्डर लेने हैं और हमने देखना है कि हमारे पास सारी वो फैसिलिटीज़ हैं उसको बनाने के लिए। हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी है, वो रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे का प्रोडक्ट के पूरे फार्मूले हमारे पास हैं। इसके अलावा हम प्रोडक्शन के लिए, हम अपने जब प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हम उसको प्रॉपर बना पाएँ, इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारे पास है और उसको इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल हम कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी दूसरे कस्टमर की भी आ जाती है, तो हम उसका अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी सारी ऑपरेशंस के अंदर सारा आ जाता है। तो इसमें रिलीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिटेल बताएगी कि प्रोडक्ट को रिलीज़ कैसे करना है। आपने कोई चेंजेस करें अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। और आपने माल को अगर डिस्पैच कर दिया, उसके बाद की आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो ये सारा हमारा ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। तो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने मटेरियल डिलीवर किया, तो उसमें हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, उसको हम पूरा एवेल्युएट करते हैं। हम अपनी खुद की सेल्फ इंस्पेक्शन भी करते हैं, जिसको इंटरनल ऑडिट के रूप में कहा गया है। हम अपनी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते हैं और उसके इनपुट्स और आउटपुट्स रहते हैं। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो आता है इम्प्रूवमेंट का, कि हम कैसे कॉन्टिन्यूसली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे अपने ISO 9001 के ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। तो आप ये सारे, आप इसमें अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम पार्ट 1 पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। शेड्यूल में पार्ट 1 और उसका सब पार्ट 2 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में बताया गया है कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है, रिव्यू करना है। आपको एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू करना है, मतलब एक साल में आपने जितने बैच बनाए हैं, तो उन सबको आपने रिव्यू करना है। इसके अलावा आपको रिव्यू करना है जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब जो भी रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं या पैकिंग मटेरियल ले रहे हैं, तो वो उस सही क्वालिटी का होना चाहिए। वो कितनी बारी आया, 10 बारी आया, 10 बार उसकी क्वालिटी क्या रही, वो पास हुआ, फेल हुआ, कोई कंप्लेंट तो नहीं थी उसके अंदर। और आपके जो इन प्रोसेस चल रहा है, जब आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तब भी आप उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हो प्रोसेस को। अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपकी क्वालिटी पे रिस्क नहीं आएगा। आपको रिव्यू करना है, आपके जो भी बैच फेल हुए हैं या कोई भी बैच अब आपका नॉन कंप्लाई हुआ है, तो आपने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का ये पार्ट है।
इसके अलावा अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, अगर आप अपने फार्मूले में चेंज कर रहे हैं बनाने में, या अपने टेस्ट प्रोसीजर में चेंज कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल होना चाहिए। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर उसको अप्रूव करे या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उसको अप्रूव करे, डायरेक्ट ही कोई चेंज ना कर ले। क्योंकि कोई अपनी मर्जी से कोई भी फार्मूला चेंज कर लेगा या टेस्ट प्रोसीजर चेंज कर लेगा तो हमारी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट प्रॉपर हमारा नहीं बन पाएगा। और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में हमारे को अपने प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी भी करनी है, और स्टेबिलिटी की हमारे को रिपोर्ट से चेक करना है कि भी हमारा प्रोडक्ट स्टेबल तो है ना, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा तो फिर वही हमारी क्वालिटी पे रिस्क आ जाएगा। फिर हमारे जो भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, टेस्ट करने के, उसकी कैलिब्रेशन है या नहीं है, तो ये भी हमारे क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में होगा। उसके अलावा जो भी टेक्निकल एग्रीमेंट्स हैं हमारे, हम किसी लैब से हम टेस्ट कराएंगे या किसी कैलिब्रेशन एजेंसी से कुछ भी हम कैलिब्रेट कराएंगे, तो हमारे उन सबसे एग्रीमेंट होने चाहिए। हमारा HVAC है वो पूरा वैलिडेटेड होना चाहिए, हमारा वाटर सिस्टम है या गैसेज है उन सब की वैलिडेशन होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को पूरा कर देते हैं। आप ये सारे पॉइंट कंप्लाई कीजिए तो शेड्यूल एम का जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पाएंगे। और फार्माडॉक्स कंसल्टेंट इसमें आपकी हेल्प करेंगे। 9996859227 या contact@pharmadox.com पे आप हमें कॉल या मेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट 1 का सब पार्ट 3 है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर वो कहते हैं कि आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसीजर हैं वो क्लियर लिखे होने चाहिए, मतलब आपके मास्टर फार्मूला रेडी होना चाहिए, और आपकी मशीनों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके जो भी प्रोसेसेस हैं उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है, DQ IQ OQ PQ वो परफॉर्म होनी चाहिए। वैलिडेशन के अंदर आपका वाटर सिस्टम वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, AHU वैलिडेशन। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो अभी आपने पर्सन आपको रखने हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए पहली बात, और अगर वो ट्रेंड नहीं है तो आप उसको ट्रेनिंग दो पर्सनस को। और आपकी प्रीमाइसेस वो एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब कि उतनी जगह हो या उस तरीके से बनी हो तो आप वो प्रोडक्ट बना सकें। इसके अलावा आपको उनको बनाने के लिए आपके इक्विपमेंट्स, कंटेनर्स वगैरह सारे होने चाहिए। फिर आपके जो प्रोसीजर्स हैं उसको बनाने के प्रोडक्ट को या उसको टेस्ट करने के, वो QA के द्वारा वो अप्रूव्ड होने चाहिए। फिर आपकी स्टोरेज फैसिलिटी है, जैसे आपने रामडे स्टोर करना है, वहाँ कोई डैम्पनेस तो नहीं है, या आपने फिनिश गुड स्टोर करना है तो वहाँ पे AC लगा होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। ट्रांसपोर्टेशन की भी एडिक्वेट फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, आपके पास वर्केबल लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट्स को आप टेस्ट कर पाएँ, और इक्विपमेंट्स भी ऐसे होने चाहिए जिस पे आप प्रॉपर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। आपके पास इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP या और अन्य बुक्स, ड्रग एक्ट, कॉस्मेटिक्स रूल्स, वो सब आपके पास होने चाहिए जो आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसको टेस्टिंग करने के लिए, जहाँ से आप कोई भी प्रोसीजर देखना है। और आपको अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो स्टाफ जैसे अंदर काम कर रहा है तो कोई मशीन ऑपरेट करनी है उसने, तो वहाँ पे उसको चलाने की पूरी SOP डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि उसको पढ़ के वो कर सके। कहीं पे अगर वो इंस्पेक्शन कर रहा है तो भी इंस्पेक्शन करते हुए उसको क्या चीज़ को रिजेक्ट करना है, क्या चीज़ को अप्रूव करना है, तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसके अंदर कि भी ये लिखा हुआ हो या उसकी फ़ोटो डिस्प्ले हो कि भी ये पार्टिकल है या कोई गत्ता आ गया, कोई कांच आ गया, उसको मैं निकाल दूँ, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए वहाँ पे। फिर रिकॉर्ड्स के लिए वो कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स तो हम बनाते ही हैं वैसे, तो फिर भी आपका रिकॉर्ड सारे आपको मेंटेन करने, ये एक जनरल बात उसमें कही गई है। और आपका फिनिश गुड को आप प्रॉपर स्टोरेज करना है आपको। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट रिकॉल करना है तो आपको रिकॉल करने की SOP होनी चाहिए, बस ये बात कही गई है। आपका रिकॉल का सिस्टम है तो अगर रिकॉल करना पड़ गया तो उसको आपने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है उसकी भी SOP होनी चाहिए। तो एक जनरल सा ये कि सब पार्ट है 1 का, सब पार्ट 3, इसमें ये सारी डिटेल्स दी गई है। अगला चैप्टर है पार्ट 1 का सब पार्ट 4, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये कहते हैं कि कोई भी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन अगर है ना आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर उसको क्लीनिंग का एक शेड्यूल होना चाहिए, उसको क्लीनिंग के, सैनिटाइजेशन के आपके पास केमिकल होने चाहिए। आप कब आप वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, कब आप डिसइंफेक्टेंट डाल के वेट मॉपिंग करेंगे, उसका क्या शेड्यूल रहेगा, उसका आपका रिकॉर्ड रखना, ये जनरल 5-7 लाइन में इसको एक्सप्लेन किया गया है। पार्ट 1 सब पार्ट 5 क्वालिफिकेशन और वैलिडेशंस।
इसमें कहा गया है कि आपके जो भी इक्विपमेंट है, आपकी प्रीमाइसेस है या आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको उन सब की क्वालिफिकेशन करनी है, मतलब डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, कि उसको उसका डिज़ाइन अप्रोप्रिएट है जीएमपी के अकॉर्डिंग। फिर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कि उस मशीन को प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया गया है, उसकी बैलेंसिंग कर दी गई है, उसको इलेक्ट्रिक की वायर दे दी गई है, उसको एयर का कनेक्शन दे दिया, चिल्ड वाटर का कनेक्शन या प्यूरिफाइड वाटर का कनेक्शन, तो मतलब वो प्रॉपर रेडी है वर्क करने के लिए। तो प्रॉपर इंस्टॉल हुई या नहीं हुई, ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फिर अगला है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन आपने करनी है कि मशीन को ऑन करेंगे तो कोई मोटर अगर घूमनी है वो घूम रही है या नहीं घूम रही है, कोई हीटर ऑन होना चाहिए वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये ऑपरेशन क्वालिफिकेशन भी आपको करनी है, अपनी मशीन्स की भी, अपनी प्रीमाइसेस की भी। और लास्ट है हमारा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, मतलब उस मशीन को या उस प्रीमाइसेस को या उस इंस्ट्रूमेंट को जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो वो वैसा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। मान लो ब्लिस्टर मशीन है, तो वो जो स्ट्रिप बना के दे रही है प्रॉपर सील की है उसने या नहीं की है, बैच कोडिंग उस पर प्रॉपर आई, लीक टेस्ट में पास हुआ, कोई ब्रेकेज तो नहीं हुई, कोई खाली टैबलेट तो नहीं आ गई। तो ये सब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के पार्ट्स हैं। इसके अलावा आपको ये ऐसा नहीं करना कि आपने एक बार कर दिया तो काम ख़त्म हो गया, आपको ना इसको कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना है आपको। एक बार वैलिडेशन कर लिया आपने, कोई भी चेंज आ गया, जैसे रॉ मटेरियल चेंज हो गया आपका, या आपकी बोतल का सप्लायर चेंज हो गया, या आपकी मशीन ही चेंज हो गई, तो आप उस वैलिडेशन को आप दोबारा करो। कुछ भी चेंज नहीं हुआ फिर भी आप 1 साल बाद एक बार दोबारा वैलिडेट कर दो, तो उससे सारी आपकी क्वालिटी कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा आपके जो भी वैलिडेशन के प्रोसीजर्स हैं उसको आपको बनाना है, अप्रूव कराना है। तो सारे आपके प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, प्रोसेस सिस्टम और फैसिलिटी, इन सब को आपने क्वालिफाई भी करना है और वैलिडेट भी करना है। पार्ट 1 सब पार्ट 6 कंप्लेंट्स एंड एडवर्स रिएक्शंस। देखिए, आपको एक अपनी कंपनी में एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाना है सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए। उसके लिए आप अपने क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर को आप बना सकते हैं, और आपको एक एसओपी बनानी है कि भी ये कंप्लेंट आएगी तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। आपको उसके फॉर्मेट्स होने चाहिए, कंप्लेंट को रिकॉल करना है, उसको प्रोसेस करना है, इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मेट होता है। इसके बाद आपको उस बैच पे बहुत अटेंशन देनी है जिसमें कोई डिफेक्ट था आपके में, और कोई भी अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई भी डिफेक्ट आता है तो आपको पूरी टीम बना के और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट के अंदर एक डिफेक्ट पा लेते हैं, मान लो किसी की पीएच कम हो गई या कोई डीटी में फेल हो गया, तो उस प्रोडक्ट के आप जो अन्य बैच हैं उनको भी आपने इन्वेस्टिगेट करना, उनको भी जाके चेक करना है कि भाई इनमें भी तो ये प्रॉब्लम नहीं आ गई है, और आप फिर आपको एक्शन लेना है उसके लिए। और जो भी आप एक्शन ले रहे हो आपको उसको अपने फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और कंप्लेंट रिकॉर्ड को आपको रेगुलरली रिव्यू करना है। आपको ये देखना है कि बार बार तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कोई मेजर इशू है। हो सकता है आपके मास्टर फार्मूले में कोई प्रॉब्लम हो या आपके रॉ मटेरियल में कोई प्रॉब्लम हो, उसको आपको ठीक करना है। कंप्लेंट के बारे में आपको अपनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी आपको इन्फॉर्म करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहे हैं कि आपको एक फार्माको विजिलेंस सिस्टम आपको अपनी कंपनी के अंदर बनाना है। अगर आपके यहाँ पे कोई भी एडवर्स रिएक्शन आता है किसी भी मेडिसिन का, तो आपको फिर अपने ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। पार्ट 1 का सब पार्ट है 7, जो है प्रोडक्ट रिकॉल के बारे में बात करता है। तो प्रोडक्ट रिकॉल में सबसे पहले आपको एक बंदा अपना ऑथराइज करना है जो रिकॉल को सारे को ऑपरेट करेगा, मतलब सारी लेटर्स डालेगा, जो रिकॉल से माल वापसी आएगा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, कितना माल आपका वापसी आया, कितना आपने भेजा था, तो उसको पूरे रिकॉन्सिलेशन करेगा। और वो अगर माल में आपके में कोई भी डिफेक्ट है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को वो इन्फॉर्म करेंगे। और इसके अंदर आपके पास ना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए आपने किसको माल बेचा था, वो कौन वो होलसेलर था, उसका नाम, एड्रेस, और आप उसको मेल भी करेंगे, फ़ोन भी करेंगे, और रिटर्न में भी आप उसको लेटर डालेंगे। और एक फाइनल रिपोर्ट भी आपको बनानी है कि भी ये रिकॉन्सिलेशन मेरी ये हो गई, भी इतना माल गया था, इतना मेरा वापस आ गया। इसके अलावा रिकॉल गुड्स को आपको रखने के लिए एक सेपरेट जगह रखनी है जहाँ पे सारा रिकॉल किया हुआ माल आप रख सकें।
पार्ट 1 का सब पार्ट है पार्ट 8 चेंज कंट्रोल। तो चेंज जो भी हो आपकी कंपनी के अंदर उसको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर ले और उस प्रोसीजर को फॉलो कर शुरू कर दे। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट है, वो अपनी मर्ज़ी से वो फार्मूले में कोई चेंज कर ले कि भी ये ए इंग्रेडिएंट की जगह मैं बी इंग्रेडिएंट डाल के अच्छा बैच बना लूँगा, और तो ये अलाउड नहीं है। हर एक जो भी वो चेंज करना चाहता है अपने मास्टर फार्मूले में, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस उसको अप्रूव करेगा। अगर ओनर या मैनेजमेंट कोई रॉ मटेरियल सप्लायर चेंज करना चाहती है या पैकिंग मटेरियल सप्लायर चेंज करना चाहती है, मशीन चेंज करना चाहती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो भी हमारे चेंज कंट्रोल के जो हेड हैं, क्यूए ही होते हैं आमतौर पे, उनसे वो अप्रूव करके ही वो चेंज करना है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। तो ये बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक सिंपल ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो पार्ट 1 का जो 8वां चेंज कंट्रोल पॉइंट है आप आराम से कंप्लाई कर पाएंगे। पार्ट 1 का जो सब पार्ट है 9 है, वो बोलते हैं प्रोडक्शन अंडर लोन लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस और अदर एक्टिविटीज़। तो देखिए, अगर आप लोन लाइसेंस पे कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी बेसिस पे या मार्केट बाई करके, तो आपको और जो मैन्युफैक्चरर है या मैन्युफैक्चरर और जो ट्रेडर है, मार्केटर है, उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी अटेस्टेड करके एक एग्रीमेंट बना लीजिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इस शेड्यूल में और बताया गया कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो लोन लाइसेंस होल्डर की रहेगी, होस्ट फर्म की नहीं रहेगी। ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे बनवा रहे हैं माल को, तो कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको एग्रीमेंट करना है। पार्ट 1 का सब पार्ट है 10 सेल्फ इंस्पेक्शन, क्वालिटी ऑडिट एंड सप्लायर ऑडिट एंड अप्रूवल्स। आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी में ना सेल्फ इंस्पेक्शन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ इंस्पेक्शन की टीम बनानी है कि टीम में कौन कौन लोग होंगे। तो आपको टीम में एक तो मैनेजमेंट से पर्सन होना चाहिए, नहीं तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, लैब के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, या और भी आप सेल्स वालों को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है कि आपकी सेल्फ इंस्पेक्शन आप कब कब करेंगे। अब हर महीने तो नहीं कर सकते, डिटेल में की जाती है, या आप 6 महीने एक बारी कीजिए या साल में एक बारी आप कीजिए उसको। फिर सेल्फ इंस्पेक्शन करने के लिए जब आप जा रहे हैं, तो जो सेक्शन का इंचार्ज है जिसकी आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो वो इंस्पेक्शन टीम का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो वो ऑडिट ही होएगा और जो बाकी जो टीम होगी वो ऑडिटर हो जाएगी। इसके बाद जो भी हमारी सेल्फ इंस्पेक्शन में कमियां पाई गई, डिफरेंट सेक्शन में हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम चेंज रूम में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे फ़ोटो डिस्प्ले है कि गाउनिंग कैसे की जाती है, एडिक्वेट ड्रेस वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं, शू कवर या शूज़ हैं, सैनिटाइज़र है, मिरर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। और हम स्टोर में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे वेइंग बैलेंस हमारी कैलिब्रेटेड है या नहीं है, उसको ऑपरेट करने के एसओपीज़ हैं, हमारे सैम्पलिंग बूथ, डिस्पेंसिंग बूथ के फ़िल्टर का क्लीनिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है, मटेरियल को टेम्परेचर सही स्टोर किया गया। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने सेल्फ इंस्पेक्शन के आप खुद बना सकते हैं जनरल पॉइंट्स। तो उसमें कोई कमी पाई गई है तो उसकी फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी कि दिस पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग दिस पॉइंट्स। तो वो जो पॉइंट जब आपके हो जाएंगे तो आपको फॉलो अप एक्शन भी लेना है और अपनी फाइल को क्लोज करना है। तो ये तो हो गया सेल्फ इंस्पेक्शन का पार्ट। इसके अलावा एक और इन्होंने बात की है क्वालिटी ऑडिट की। तो क्वालिटी ऑडिट क्या होता है कि आप जब सेल्फ इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आप बाहर की एजेंसी को ही बोल सकते हैं, आउटसाइड। जैसे आप किसी फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट को ही बुला सकते हैं अपनी कंपनी के, सर आइए और हमारी कंपनी का आप पूरा ऑडिट कीजिए। तो उसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट, नॉन बियास्ड ऑडिट होगा उसका। तो इसको क्वालिटी ऑडिट कहते हैं। इसके अलावा जो सप्लायर्स ऑडिट है, तो सप्लायर्स का आपने ऑडिट करना है या सप्लायर को आपने अप्रूव करना है। आप हर जगह खुद ऑडिट करने नहीं जा सकते। डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भी आप अपने सप्लायर को अप्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे ISO 9000 है 1, या उसके पास कोई GMP सर्टिफिकेट है, WHO GMP है, US FDA है, या उसने फॉरेन कंट्री से अपनी इतनी बार ऑडिट कराई है और इस कंट्री में वो अप्रूव हो चुका है। तो इस बेसिस पे, या उससे जो प्रोडक्ट्स आपने मंगाए हैं, 8-10 बार आपने मंगाए हैं, हर बारी आपको वो प्रोडक्ट क्वालिटी में पास मिले हैं, हर बारी उसने टाइम पे दिए हैं,
पेमेंट टर्म्स, ठीक है। इस टाइप से आप इसको ये पूरा कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा पार्ट 10 है, सेल्फ इंस्पेक्शन, क्वालिटी ऑडिट और सप्लायर ऑडिट एंड अप्रूवल, कंप्लीट होता है। पार्ट 1 का सब पार्ट है पर्सनल। तो पर्सनल के लिए शेड्यूल एम कहता है कि आपको एडिक्वेट पर्सनस, आपको क्वालिफाइड प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन आपने प्रोवाइड किए उन सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको आपने क्या क्या अथॉरिटी दी गई है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि जैसे प्रोडक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाए जैसा मास्टर फार्मूले में लिखा हुआ है या जैसी स्पेसिफिकेशंस उसकी हैं, और वो सारी एसओपीज़ हैं उसको वो बनाए या उसको अप्रूव करे भी, आपकी कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना है, कैसे आपको पैकिंग करनी है। और उसकी ड्यूटी है कि अपने जो भी बीएमआर वगैरह हैं उसको वो क्यूए से, क्यूसी से अपने चेक कराए, उसको अप्रूव कराए। अपने डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस भी प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। और उसकी जो भी मशीन्स हैं वो मशीन्स की क्वालिफिकेशंस या उसकी वैलिडेशंस पूर्ण होनी चाहिए, ये भी प्रोडक्शन मैनेजर को देखना है। इसके अलावा जो उसके एरिया में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उन मशीन्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिली है, तो ये प्रोडक्शन मैनेजर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस तरह जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि जो भी रॉ मटेरियल है, इनकमिंग या पैकिंग मटेरियल है, उनको टेस्ट करना और उनको रिलीज़ करना यूज़ करने के लिए। और फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड को उसने सैंपल लेना है और उसको टेस्ट करके अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा उसको इंश्योर करना कि सभी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हो। और जो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर है उसकी ड्यूटी है कि वो फिनिश गुड को चेक करे और उसको रिलीज़ करे। चेक करना इन द सेंस कि वो बीएमआर चेक करे, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चेक करे, और जो गुड्स रेडी हुए रखे हैं उनको भी जाके एक नज़र मारे भी प्रॉपर हैं, प्रॉपर लेबलिंग है इनकी, नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने पैक हैं वे ठीक हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई कि ट्रेनिंग को इंश्योर करना, सेल्फ इंस्पेक्शन को इंश्योर करना, इंटरनल ऑडिट और वेंडर अप्रूवल, क्वालिटी ऑडिट्स, या अपना एफडी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना है या अपनी कोई फॉरेन रजिस्ट्रेशन करनी है प्रोडक्ट्स की, तो वो भी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ये डाला गया है। इसके अलावा ट्रेनिंग पे काफ़ी जोर दिया गया है इसके अंदर कि आपको ट्रेनिंग, जो भी काम कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए। आपका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होने चाहिए, ट्रेनिंग का प्रोग्राम होना चाहिए। और जहाँ पे भी कोई हजार्ड का एरिया है, जहाँ खतरे की जगह है, उसकी तो स्पेशल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कहीं कोई आईपीए निकाल रहा है तो उसके पास कोई स्पार्किंग का काम, कोई माचिस जलाने का काम नहीं होना चाहिए। या कोई क्लीन रूम में कोई कर्मचारी को आप भेज रहे हो पहले स्ट्राइल एरिया में, तो उससे पहले उसको आप पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो बगैर ड्रेस डाले ही चला जाए, या बगैर वो अपने हाथों को ग्लव्स डाले, या उस पर आईपीएस 70% लगाए बगैर ही वो काम कर रहा हो स्टाइल एरिया में। तो ये हज़ार्ड वाली जगह है जो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपकी कंपनी में कोई विजिटर आ रहा है या कोई एफडीए से भी कोई इंस्पेक्टर आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो आपको उनको पहले पूरा गाइड करना है कि सर ये डूज़ एंड डोंट्स हैं, इस एरिया में आप नहीं जा सकते, या इस एरिया में जाने के लिए आपको स्पेशल ड्रेस डालनी है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लगानी है। हो सकता है ऑन्कोलॉजी आपका कोई डायरेक्ट ही अंदर चला जाए तो उसको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो भी आपका कंसल्टेंट है जो आपको ये ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि क्या वो क्वालिफाइड है आपको ट्रेन करने के लिए। तो ट्रेनर का सर्टिफिकेट भी आप चेक कर सकते हैं कि इज़ ही क्वालिफाइड टू ट्रेन यू। फिर इसी के अंदर पर्सनल हाइजीन पे काफ़ी जोर दिया गया है। पर्सनल हाइजीन में है कि जो भी कर्मचारी आपके यहाँ आएगा, एक तो उसका मेडिकल एग्ज़ाम होना चाहिए, मतलब उसको कोई कम्युनिकेबल कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। उसके बाद उसकी आई साइट सही है या चश्मे लगा गया चश्मे के बगैर, फिर वो कलर ब्लाइंड तो नहीं है कहीं, ठीक है। और जो भी कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उनके कोई खुला घाव तो नहीं है, या उनको स्किन फ्लेकिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को टीबी तो नहीं है। और दवाई से डायरेक्ट टच नहीं करना है उसको, जो अगर दवाई को टच कर रहा है तो ग्लव्स डाल के ही उसको टच करना है, बेयर हैंडेड से उसको नहीं टच करना है। उसको प्रॉपर आपने गाउन भी प्रोवाइड कराने हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, चूइंग
कि ये नहीं करना है। आपको अपने गमले वगैरह फूल पत्ती अपने प्रोडक्शन एरिया में कहीं भी नहीं रखने, कोई मनी प्लांट नहीं लगाना है, आपको अलाउड नहीं है। और जो पर्सनल हाइजीन की इंस्ट्रक्शंस है वो आपको जगह जगह आपको डिस्प्ले करनी है कि भाई कैसे आपको ड्रेस डालनी है, कैसे आपने एंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो अपना 11 नंबर हमारा जो चैप्टर है पर्सनल के ऊपर, इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है। पार्ट 1 का सब पार्ट है पार्ट 12, जिसमें प्रीमाइसिस के बारे में बात की गई है। हालांकि हर एक टाइप कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में डिफरेंट पार्ट्स में सब कुछ बताया गया है, अभी टैबलेट के लिए कैसी होनी चाहिए, इंजेक्शन के लिए कैसे होनी चाहिए, फिर भी अलग से इन्होंने एक प्रीमाइसिस के बारे में बताया है। तो इन्होंने कहा प्रीमाइसिस आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो और उसको आप अच्छे से आप सफाई कर सकें। और कहीं भी अगर आपकी डस्ट जनरेट हो रही है, जैसे ग्रेनुलेशन में डस्ट जनरेट होती है, आप शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो उससे आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो और उसको एग्जॉस्ट करने की, कंटेन करने की आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। और आपकी प्रीमाइसेस ऐसी जगह पे स्थित होनी चाहिए जिससे कि वो बाहर की कोई पोल्यूशन से या कोई भी कंटेमिनेशन से आपकी मटेरियल ख़राब ना हो जाए। प्रीमाइसिस को आपको ऐसे मेंटेन करना है कि जिससे आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में फ़र्क ना पड़े। मान लो कहीं लीकेज हो जाए, ऊपर से कोई वाटर की सीपेज हो जाए, तो उससे आपके प्रोडक्ट पे बहुत क्वालिटी ख़राब हो सकती है। और आपको प्रीमाइसिस को सफाई करने की आपको रिटर्न के प्रोसीजर्स होने चाहिए। कोई भी मक्खी मच्छर छिपकली बर्ड्स वगैरह आपकी प्रीमाइसिस में एंटर ना कर पाए, एनिमल भी एंटर ना कर पाए, इसको आपको ध्यान रखना है। आपका भी लंच एरिया वगैरह आपको बाहर रखना है। जनरली लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको बाहर एक प्रॉपर, जितने कर्मचारी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, 30 आदमी 40 आदमी, उतना ही चेयर्स डाल के आपको लंच रूम बनाना है। फिर आपको अपने प्रॉपर चेंज रूम बनाने हैं, ये तो बेसिक शेड्यूल एम की रिक्वायरमेंट है। टॉयलेट्स हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई एनिमल हाउस आपने बनाया है तो वो भी प्रोडक्शन एरिया से बिल्कुल बाहर होना चाहिए। आपके स्टोरेज एरिया की बात करता है इसी में प्रीमाइसिस में, तो कहता है स्टोरेज एरिया खूब बड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी गैलरी में माल भरा हुआ हो, आपके स्टेयर्स पे माल की पेटियां लदी हुई हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल भी एडिक्वेट हो आपका और फिनिश गुड तो बहुत ही एडिक्वेट आपका होना चाहिए। हम तो रिकमेंड करते हैं जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उससे डबल साइज़ का आपका फिनिश गुड स्टोर होना चाहिए। और जो रिसीविंग डिस्पैच भी है, जहाँ से माल आप लेके आएंगे अंदर, तो वो भी आपकी सेपरेट होनी चाहिए और प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। बारिश वगैरह वहाँ पे जब माल आप उतार रहे हैं, ट्रक से अनलोडिंग कर रहे हैं, तो बारिश से आपका माल गीला ना हो सके यहाँ पे। फिर अगला वो कहते हैं कि आपको क्वारंटाइन का स्टेटस आपको करना, एक सेपरेट एरिया देना है जिसमें आपने क्वारंटाइन, मतलब जो भी मटेरियल आया उसको आपने क्वारंटाइन करना है, तो वहाँ पे आप क्वारंटाइन कर सकें। फिर आपको सेग्रीगेट करनी है, रिजेक्ट माल आपको अलग रखना है, अपना रॉ मटेरियल या जो रिटर्न माल आया, रिकॉल्ड गुड्स है, उसको आपको सेपरेट रखना है, तो फिनिश गुड से मिक्स ना हो जाए रिकॉल किया हुआ माल, और रिजेक्टेड रॉ मटेरियल आपके अप्रूव्ड रॉ मटेरियल से मिक्स ना हो जाए, आपको इसका ध्यान रखना है। फिर जो आपके हाईली एक्टिव जो मटेरियल हैं या आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं या डेंजरस ड्रग्स हैं, मतलब आपके नारकोटिक्स वगैरह हैं, या आपकी जो फायर वाली चीज़ें जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको सेफ रखना है या अंडर लॉक एंड की रखना है, या आईपी है तो उसको वेंटिलेटेड एरिया में बाहर, बिल्डिंग के बाहर रखना है, अंदर आपको नहीं रखना है। प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल है, उसको इंटरमिक्सिंग का बहुत खतरा रहता है, तो उसको भी आपको सेपरेट सिक्योर अंडर लॉक एंड की आपको रखना है। और वेइंग एरिया के बारे में वो बता रहा है कि भी एक अलग से वेइंग एरिया होना चाहिए। वो तो हम जानते हैं कि सैम्पलिंग एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया, ये हमारे को अलग रखना है। लेकिन एक वो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप मेडिसिन बना रहे हैं ना, वहाँ पे आप पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड को ना तो बना सकते हैं ना स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कहीं भी प्रीमाइस के अंदर खुले कोई जॉइंट्स ना हो, क्रैक्स ना हो, कहीं पे भी क्रैक्स हैं तो उसको आप फिल कर दीजिए। कहीं लाइट वगैरह के जैसे एमसीबी वगैरह खुली रह जाती है तो उसको आप कवर कर दीजिए। ड्रेन आपकी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जीएमपी ड्रेन्स लगानी है, और ड्रेन बैकफ्लो ना करें, इसकी इस टाइप की आपको लगानी है ड्रेन्स। और आपकी वेंटिलेशन पूरी होनी चाहिए प्रोडक्शन एरिया के अंदर। वेंटिलेशन से मतलब है कि ऐसा नहीं खाली आपने स्प्लिट एसी लगा दिया और कूलिंग दे दी, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको वेंटिलेशन भी देना ताकि एयर चेंजेस होती रहे, एयर फ्रेश होती रहे आपकी। और आपको लक्स लेवल का ध्यान रखना है, लाइट पूरी एडिक्वेट होनी चाहिए। कम लाइट होगी तो हमारे कर्मचारी प्रोडक्ट को अच्छे से देख नहीं पाएंगे और उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे।
फिर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल लैब है वो प्रोडक्शन एरिया से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक ही कॉरिडोर में हम लैब भी बना देते हैं और उसी में प्रोडक्शन भी बना देते हैं, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपने एडिक्वेट उनको देनी है फैसिलिटी कि फ्यूम्स वगैरह जो भी निकलते हैं टेस्टिंग के दौरान वो एग्जॉस्ट हो जाएं। तो फ्यूम कैबिनेट या चिमनी इस टाइप से एग्जॉस्ट वगैरह लगा के आप ये कर सकते हैं। और अगर आपके कोई इंस्ट्रूमेंट से जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से या वाइब्रेशन से डिस्टर्ब हो सकते हैं तो उसके लिए एक अलग रूम बना दीजिए, जैसे बैलेंस रूम हम लोग बना देते हैं। पार्ट 1 का सब पार्ट है पार्ट 13, इक्विपमेंट के बारे में दिया गया है। वो कह रहे इक्विपमेंट की आपकी लोकेशन और उसका डिज़ाइन और उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए ताकि जिस काम के लिए वो इक्विपमेंट आया है वो काम करने में कोई दिक्कत ना आए हमारे को, और उसकी आप इफ़ेक्टिवली क्लीनिंग कर सकें। और उसको इंस्टॉल भी आपने इस तरह करना है इक्विपमेंट को जिससे कि कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए आपकी। और आपकी जो भी पाइपलाइंस होते हैं, जैसे वाटर की पाइप आपकी प्यूरिफाइड वाटर की, वाटर फॉर इंजेक्शन की, एयर की, तो आपको उसको प्रॉपर कलर कोडिंग करनी है या आपको नंबरिंग करनी है क्या है। और कोई भी सर्विस पाइप आ रही है ना आपके यहाँ पे, तो उसको आपको बहुत स्पेशल अटेंशन देनी है। कोई इंटरचेंज है, कोई डेंजरस गैसेस तो हैं उसके अंदर, या स्टीम वगैरह जो ज़्यादा हीट रहती है उसके अंदर, तो हमारे किसी कर्मचारी को कोई उनसे रिस्क ना पैदा हो। आपको जो भी बैलेंसेस यूज़ करनी है प्रॉपर रेंज की करनी है। मान लो आपने वे ही करना है 200 ग्राम, तो आप 100 किलो की बैलेंस पे तो नहीं वे कर रहे हैं, उसको प्रॉपर रेंज की बैलेंस प्रोवाइड कीजिए और उसको कैलिब्रेटेड भी वो होनी चाहिए आपकी। और लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो भी आप ले रहे हैं वो सूट होनी चाहिए, आप वैसे कर सकते हैं। जैसे आपने रिजोल्यूशन मशीन लेनी है तो आपको सिंगल बकेट की नहीं लेनी है, आपको यूएसपी टाइप की आपकी रिजोल्यूशन मशीन लेनी है। या जैसे आपने एचपीएलसी लेनी है तो आपको ऑटो सैम्पलर वाली लेनी चाहिए ताकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ टेस्ट कर सकें। तो इस बारे में बात की गई है। तो जब भी आप अपने इक्विपमेंट को वॉश कर रहे हैं या ड्राई कर रहे हैं तो उसके कारण आपका प्रोडक्ट कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। और जो आपका इक्विपमेंट है उसके कारण आपके प्रोडक्ट को कोई भी हजार्ड ना पहुंचे। हो सकता है आपकी मोटर घूम रही हो ऊपर, उसमें ग्रीस लगा, वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिक्स हो जाए, रिएक्शन कर जाए वो उसके अंदर। या कोई भी ऐसी प्रोडक्शन इक्विपमेंट से ऑयल भी लीक हो सकते हैं, हमारे हाइड्रोलिक ऑयल्स वगैरह रहते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना ये कह रहे हैं। फिर डिफेक्टिव अगर कोई भी मशीन है तो उसको लैब से प्रोडक्शन से हटा दो, उस पर लेबल लगा दो कि वो नोट फॉर यूज़, डिफेक्टिव या अंडर मेंटेनेंस है। आपको कोशिश करने की चाहिए कि जो भी आपके टैंक्स वगैरह आप क्लोज टाइप लें, ओपन टाइप टैंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि कंटेमिनेशन ना हो। और जो नॉन डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको क्लीनिंग आपको करनी है वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर से। और जो आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स उन पे चलाएंगे तो क्लीनिंग ऐसी हो जाएगी ताकि एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स दूसरे प्रोडक्ट्स में मिक्स ना हो, तो क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। और आपके पास जो भी आपकी मशीन्स हैं उनकी ड्राइंग्स भी मेंटेन होनी चाहिए। पार्ट 1 का सब पार्ट है पार्ट 14, जो मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि जो मटेरियल वो हैं जो जिनसे मिला के हमारा फिनिश गुड बनता है, मतलब रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल को मिला के हम लोग फिनिश गुड बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बता रहे हैं कि जब भी आप कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं मशीन्स को साफ़ करने के लिए, तो आपके प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आपका टी पोल, साबुन, एसिड, एल्कली कोई भी आपके प्रोडक्ट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। जब भी आप माल आपका आप रिसीव करेंगे तो आते ही आपने उसको क्वारंटाइन कर देना है ताकि जो हमारे लैब के इंचार्ज हैं वो उसको सैंपल लेके उसको टेस्ट करके फिर उसको अप्रूव करें, तभी आप उसको यूज़ करें। फिर जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो एज़ पर BIS होना चाहिए, या आपकी जो फार्माकोपिया की रिक्वायरमेंट है IP की, BP की, उसके अकॉर्डिंग वो पास होना चाहिए। आपने जो भी मटेरियल यूज़ करना है आपने अप्रूव्ड वेंडर से ही उसको परचेज़ करना है। और जब भी मटेरियल आप रिसीव करेंगे अपने गेट पे या अपने रिसीविंग बे के ऊपर, तो आपने इसको ये ज़रूर चेक करना है कि वो डिफेक्टिव तो नहीं है, मतलब उसकी सील तो नहीं टूटी हुई है, या कहीं से वो फटा हुआ तो नहीं है, या लीकेज तो नहीं हो रही है उसके अंदर से।
और इसके अलावा अगर उनको कोई डैमेज हो रखी है तो आपको देखना वो डैमेज एक्सेप्टेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बाहर का ही पैकिंग फटी हो, अंदर की पैकिंग बिल्कुल इंटैक्ट हो, तो वो आपका क्यूए और आपके स्टोर इंचार्ज मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। जब भी आपका मटेरियल आता है, डिफरेंट बैचेस का अगर माल आ रहा है, तो आपको हर एक बैच की अलग सैंपल लेना है। ऐसा नहीं कि एक बारी में जितना माल आ गया तो एक ही जगह से सैंपल ले लिया। डिफरेंट बैचेज आए तो हर बैच का आपको सैंपल लेना है। जब मटेरियल जब भी आप रिसीव करते हैं उसको आपको प्रॉपर लेबल लगाना है। उस पर भी क्वारंटाइन का एक लेबल लगा दो, उस पर बैच नंबर डाल दो, डेट ऑफ रिसीव डाल दो, किससे आया है उसका नाम डालना वो डाल दो, स्टेटस डाल दो उसका, और एक्सपायरी डेट डाल दो। मतलब जो हमारे हम ग्रीन, येलो, वाइट, रेड इस तरह के लेबल्स यूज़ करते हैं अप्रूव्ड, अंडर टेस्ट, रिजेक्टेड वगैरह के, वो आपको यूज़ करने हैं। और आपको ये कह रहे हैं कि आपको रॉ मटेरियल वही यूज़ करना है जो क्यूसी ने अप्रूव कर रखा है। तो काफ़ी रिपीटिशन है शेड्यूल एम के अंदर ना, बहुत से पॉइंट्स बार बार आई जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कुछ रॉ मटेरियल आपके एपीआई के क्यूसी बगैर टेस्टिंग के भी रिलीज़ कर सकता है, अगर वो वेंडर अप्रूव्ड है और स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पास अवेलेबल है कि इस वेंडर से ये मटेरियल हमेशा पास ही मिलता है आपको। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए कि जिसे आप प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकें, और आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वाला कंटेनर है जिससे मैंने सैंपल निकाला था, तो वो सैंपल की आपको स्लिप लगानी है वहाँ पे। और स्टार्टिंग मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो क्यूसी ने रिलीज़ कर रखे हैं, और उनकी शेल्फ़ लाइफ भी लिमिट में होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि रॉ मटेरियल आपका एक्सपायर हो रहा है 6 महीने बाद और प्रोडक्ट की आप अपने फिनिश प्रोडक्ट की एक्सपायरी दे रहे हैं 1 साल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो भी आप मटेरियल डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसका वेट और वॉल्यूम क्रॉस चेक होना चाहिए, एक पर्सन उसको ज़रूर क्रॉस चेक करे। और एक बैच का माल आपने डिस्पेंस कर दिया ना, वो सारा आपको एक जगह इकट्ठा रखना है। ऐसा नहीं कि वो उसका एक पॉलीथीन वहाँ रख दिया, एक वहाँ रख दिया, एक ड्रम वहाँ रख दिया, नहीं, सारा माल जो भी है हमें डिस्पेंस किया, चाहे तो एक पॉलीथीन में डालो, या एक पैलेट में डालो, या एक ट्रॉली में डाल के आप रखो। इसके अलावा जो प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल है उसको आपको काफ़ी सेपरेट रखना है ताकि उनकी कोई आपकी इंटरमिक्सिंग ना हो सके। और जो भी आपका पैकिंग मटेरियल आता है उसको भी आपने कोड नंबर देना है, उसकी भी आपको टेस्ट रिपोर्ट बनानी है कि इसका जीएसएम सही है, इसकी बोतल की थिकनेस ठीक है, इसकी वॉल्यूम ठीक है, ये इसके कंटेंट्स हैं जो भी लेवल पे लिखे हुए हैं वो सारे सही हैं या नहीं है। और कोई भी लेवल अगर आपका आउटडेटेड हो गया, मान लीजिए आप अगर कुछ बॉक्सेस हैं वो प्रोडक्ट आपका आईपी में नहीं था, अब आईपी में आ गया तो बॉक्स आपके लिए ऑब्सोलीट हो गए, तो उसको आपको सेपरेट रखना है, कहीं वो नए बॉक्सेस से वो बॉक्स मिक्स ना हो जाएं, ताकि फिर हमारा प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड ना होने पाए। और जो भी आपने प्रोडक्ट्स और पैकिंग मटेरियल आप रिसीव करेंगे तो उसकी क्वांटिटी, आइडेंटिटी वो पैकिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो भी कंटेनर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप वैलिडेटेड टेस्ट प्रोसीजर से आपने टेस्ट करना है। आपने बोतल की अगर क्लीनिंग करनी है तो उसका भी क्लीनिंग का आपका प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। और जो पैकिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो आईपी ग्रेड से मैच करना, जैसे आईपी या यूएसपी, जैसे ग्लास बोतल करते हैं यूएसपी टाइप 1 बोतल, टाइप 2 बोतल, तो इस तरह से वो उसकी स्पेसिफिकेशन मीट करे ग्लास बोतल की उससे। और बल्क प्रोडक्ट को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को भी आपने स्टोर करना है तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे आपको स्टोर करना है, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। और जब तक आपकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है तो फिनिश गुड को आपको क्वारंटाइन रूम के अंदर ही रखना है। जो भी आपका माल रिजेक्ट हो गया है या रिकॉल हो गया उसको आप प्रॉपर लेबल लगा के एकदम डेडिकेटेड एरिया में रखना है। अगर आप पिछले बैच का कुछ माल बचा हुआ है आपका और आप नए बैच में अगर उसको डालते हैं तो वो क्यूए से अप्रूव करके आपके डालना होगा आपको। जैसे आप कुछ टैबलेट आपने डी ब्लिस्टर करके आपने नेक्स्ट बैच में आप डाल रहे हैं तो क्यूए से आप अप्रूव कराइए। और नया जो आप बैच बना रहे हो उसमें कोई फर्दर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट तो वो भी आपको टेस्टिंग करनी है। तो कोई भी माल जो आपने मार्केट से आपने रिकॉल किया है तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, लेकिन अगर आप पाते हैं कि नहीं इसकी क्वालिटी सही है, कोई और ही रीज़न था जिस कारण हमें रिकॉल करना पड़ा, तो आप इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कहता है, यही पार्ट हमारा कहता है कि जो भी आप रिएजेंट्स और कल्चर मीडिया को रिसीव करने हैं उसका भी आपको स्टॉक रजिस्ट्री या उसका रिकॉर्ड बनाना है कि कब कब रिसीव किया, क्योंकि रेगुलेटरी आपसे कभी भी ये चीज़ें मांग सकती है।
और जो भी रिएजेंट्स आप अपनी लैब में बनाएंगे तो उसको एज़ पर आपको एसओपी या एज़ पर आईपी में जो लिखा है वो आपको बनाना है। और फिर अगर आप कोई कल्चर मीडिया वगैरह आप बाहर से कोई भी ले रहे हैं, कोई या आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल उसके लगाने पड़ेंगे। पार्ट 1 का सब पार्ट है रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड में वो कहते हैं कि आपको इंडियन फार्माकोपिया कमीशन से आईपी ग्रेड के रेफरेंस स्टैंडर्ड लेने, मतलब जो प्रोडक्ट आपके आईपी में उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसकी इम्प्योरिटीज़ या रिलेटेड सब्सटेंसेस, वो आपको आईपीसी से ही लेने हैं। और कोई यूएसपी वाले तो आप किसी आउटसाइड एजेंसी से भी ले सकते हैं। उनकी टेस्टिंग भी आपको वैसे ही करनी है जैसे हमारे एज पर आईपी में दी हुई है। उसको वो हम भी जैसे प्लांट में विजिट करते हैं फार्मर्स कंसल्टेंट के रूप में, तो हम क्या देखते हैं कि जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड लोगों ने परचेज़ किए होते हैं ना, वो ऐसे के सील बंद करके एक डब्बे में रखे होते हैं, उससे उन्होंने वर्किंग स्टैंडर्ड बनाए नहीं होते। तो वो आप ऑडिटर जब भी आएगा तो वो आपके देखेगा कि आपने तो इसकी सील भी नहीं खोली है, तो वर्किंग स्टैंडर्ड आपने बनाई नहीं है। तो प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है आपको। तो आप रेफरेंस स्टैंडर्ड लीजिए प्रॉपर, उससे आप वर्किंग स्टैंडर्ड बनाइए और उसको उतने टाइम के लिए ही रखिए जितने टाइम के लिए आपने आपके क्यूए ने ऑथराइज़ कर रखा है। उसके बाद आप नए वर्किंग स्टैंडर्ड बना लीजिए। पार्ट 1 का सब पार्ट है वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट मटेरियल में वो कहते हैं कि आपको ऐसे प्रॉपर फैसिलिटी आपको देनी है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप सेपरेट कहीं पे रख सकें, जिससे आपके मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट आप जो मेडिसिन बना रहे हैं उस पर कोई इल इफेक्ट ना पड़े। और बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगने देना आपने वेस्ट मटेरियल के, बहुत इकट्ठा हो गया तो उसको आप जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करते रहें। इसके अलावा जो आपका वेस्ट मटेरियल निकल रहा है जो वॉशिंग से, उसको ईटीपी के थ्रू आप उसको आप प्रोसेस करेंगे और आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको इसकी एनओसी भी लेनी होगी। फिर जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट आपको निकल रहा है उसको आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ करना है। इसके लिए आप किसी बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी से एग्रीमेंट करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी रोडेंटिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स हैं या सैनिटाइजिंग मटेरियल है, तो उससे आपको ये ध्यान रखना कि आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें हैं वो कंटेमिनेट तो नहीं हो रही हैं, या आपका कोई रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल या बोतलों के अंदर तो नहीं वो चले जा रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है। पार्ट 1 का सब पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, 17 नंबर पॉइंट है ये। तो डॉक्यूमेंटेशन में कहता है भाई जिसको भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जिसको भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, वो ऑथराइज होना चाहिए, उसकी उसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फिर कहते हैं कोई भी आपकी एसओपी है, कोई भी मास्टर फार्मूला है, स्पेसिफिकेशंस हैं या लॉग बुक्स हैं आपकी, तो उन सब को क्यूए से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसको साइन होना चाहिए, वो इशूड होना चाहिए। भी किसने इसको इशू किया, ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भी टेक्निकल स्टाफ अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट कंप्यूटर पे टाइप करके प्रिंट निकाल के उसको भरना शुरू कर देता है, ऐसा अलाउड नहीं है। तो हर चीज़ को आपको एक मास्टर कॉपी बनेगी, फिर उसकी फ़ोटो कॉपी करके कंट्रोल कॉपी बनाएंगे, उसके आप साइन करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहते हैं कि उसके ऊपर उसका टाइटल होना चाहिए, उसके नेचर होने चाहिए, उसका पर्पज़ लिखा होना चाहिए और आप उसको ऑर्डरली मैनर में आपको स्टोर करना है। डॉक्यूमेंट्स को आपको टाइमली रिव्यू करना है, कोई 2 साल रिव्यू करता है, कोई 3 साल रिव्यू करता है, कोई 5 साल के बाद रिव्यू करता है। आप रिव्यू डेट कितनी भी रख सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की कोई आपको बाध्यता नहीं है। और डॉक्यूमेंट आपके, अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज कर रहे हैं ना, कोई कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपरली एक सिंगल लाइन से काट के साइन करने हैं और डेट डालनी है किसने किया है। जो भी आप रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, आप चाहें तो आप हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ही बना सकते हैं या आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं, इसकी उन्होंने आपको परमिशन दी है। अब अगला ये डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं लेबल्स के बारे में। तो लेबल कहते हैं कि आपको जो भी आपके इक्विपमेंट हैं और आपके जो रॉ मटेरियल हैं, आपके पैकिंग मटेरियल, सब पे आपको लेबल्स लगाने हैं। लेबल इन द सेंस इक्विपमेंट है उस पर आप लगाइए रेडी फॉर यूज़, टू बी क्लीन्ड या अंडर मेंटेनेंस, इस तरह से। और जो आपका रॉ मटेरियल है उस पर अंडर टेस्ट, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, क्वारंटाइन, इस तरह की स्लिप्स लगाइए। आपका जो सेमी फिनिश गुड चल रहा है फ्लोर पे, उस पर भी उसके बैच के डिटेल्स चाहिए, कौन सा बैच नंबर है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, कौन सा इसका स्टेटस है। फिनिश गुड के ऊपर भी आप लेबल लगाते हैं जो अपना ड्रग रूल्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल एम के वो सारे लेबल आपको लगाना ही होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर।
फिर वो बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको स्पेसिफिकेशन और टेस्ट प्रोसीजर्स बनाने हैं। तो स्पेसिफिकेशन आपके रॉ मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन, भाई इसकी स्पेसिफिकेशन भाई ये इस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में पास हो, इसकी पीएच इतने से इतने हो, इसका ऐसे इससे इतने से इतना हो, और उनको कैसे हमको परफॉर्म करना है, तो उसका टेस्ट प्रोसीजर हो गया। ये आपकी इंडियन फार्माकोपिया अदर फार्माकोपिया में दिया हुआ है। फिर आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल या पैकिंग मटेरियल है उसकी भी आपको स्पेसिफिकेशन बनानी है कि मैंने ये बोतल यूज़ करनी है, एम्बर करनी है, या मैंने कलरलेस यूज़ करनी है। ये ट्यूब है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसका डायमीटर कितना होगा, इसका टेक्स्ट मैटर क्या होगा। तो हमारे को जितने भी पैकिंग मटेरियल हैं, चाहे लेबल हैं, डब्बी हैं, या ग्लास बॉटल्स हैं, एम्प्यूल्स, वायर्स, रबड़ प्लग, सबकी एक स्पेसिफिकेशन बनानी है कि भाई इसकी ये तो लिमिट है और इसको टेस्ट करने का ये मेरा प्रोसीजर है, इस बारे में बताया गया। तो इसी तरह आपका जो बल्क प्रोडक्ट है आपका, जो आपने बनाया, जिसकी अभी आपने फिलिंग करनी है या पैकिंग करनी है, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आपने सिरप का बैच बना लिया तो उसकी क्या क्या टेस्ट करोगे। अभी उसका आप कलर देखो, भी वही कलर मैच कर रहा है पुराने हमारे बैचों से, उसकी पीएच सही है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन सही है, उसकी मिक्सिंग सही है, तो उसका ऐसे सही हुआ है नहीं हुआ है। तो ये कुछ एक मेन टेस्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेन्यूल्स अगर आपने बनाए हैं तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का ऐसे कितना आ रहा है उसके अंदर। फिर आपको फिनिश प्रोडक्ट की भी स्पेसिफिकेशन बनानी है कि मेरी जो टैबलेट बनी है अभी उसका वेट इतना होना चाहिए, उसकी फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ऐसे आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या टेस्ट होने चाहिए और उसको टेस्ट करने का क्या प्रोसीजर, तो टेस्ट प्रोटोकॉल भी आपको बनाना है। इसके अलावा आपको कहने कि आपको मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड भी बनाना है। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में आपको क्या क्या लिखना है, ये सारा इस बुक के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। इस रूल के अंदर मास्टर फार्मूला में आपको ये पॉइंट सारे मेंशन करने हैं। इसके अलावा आपको पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन देनी है, एक रिकॉर्ड बनाना है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे पैक करना है, कि भी आपने भी एक बोतल पे एक लेबल लगाना है, 10 बोतलों को एक पेटी में डालना है और बाहर उसके एक आउटर लेबल लगाना है। तो इस टाइप से जो भी पैकिंग इंस्ट्रक्शन है वो दे सकते हैं। फिर बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड या बीपीआर के बारे में बता रहे हैं कि आपके ये कंटेंट्स होने चाहिए। इन्होंने इसमें भी कुछ बताए हुए कि प्रोडक्ट का नाम हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्या क्या आपने इसमें डाली हैं चीज़ें, किस किस डेट को क्या प्रोसेस हुआ है, कब इसको रिलीज़ किया गया है, तो ये बैच प्रोसेसिंग हो जाए। इस तरह बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है इसके अंदर के बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड में कम से कम क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में कह रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने हैं। भाई अगर कोई इक्विपमेंट आया तो उसको कैसे आपने आपने उसको असेंबल करना है, कैसे उसकी क्लीनिंग करनी है, कैसे उसकी वैलिडेशन करनी है, सफाई कैसे करनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। ठीक है। इसके अलावा और भी वो एसओपी की बात कर रहे हैं कि आपने पेस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे आप अपनी कंपनी में, उसकी एसओपी होनी चाहिए। कंप्लेंट को कैसे हैंडल करेंगे, प्रोडक्ट रिकॉल को करेंगे तो कैसे क्या उसकी एसओपी रहेगी। तो एसओपी के बारे में और फॉर्मेट्स वगैरह के बारे में थोड़ी डिस्कशन की हुई है कि सैम्पलिंग करनी है तो उसकी भी एसओपी हो। तो एसओपी एक जनरल पॉइंट है, आप इसके गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 के हम सब पार्ट 18 पे बात करेंगे, गुड प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन। तो वो कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑपरेशन में आपको क्लियरली एसओपी को पूरी तरह से फॉलो करना है, और जो भी आप मटेरियल आप रिसीव कर रहे हैं या आप हैंडल कर रहे हैं तो उसकी एसओपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप डिविएट कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन से तो आपको उससे क्यूए का आपको अप्रूवल लेना होगा। और जो भी आपने प्रोडक्शन के दौरान जो भी आपकी यील्ड आई है, टोटल कितना माल बना है, उसको आपको रिकॉन्साइल करना है। और एक ही समय पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आपको प्रोसेसिंग नहीं करनी है। अगर मिक्स होने का कोई खतरा नहीं है तो आप रिप्रोसेसिंग उसकी कर सकते हैं वहीं पे। मान लीजिए आपकी सिरप की लाइन चल रही है, वहीं पे आपकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ट्यूब की फिलिंग चल रही है, तो उन दोनों की पैकिंग हम एक कॉमन एरिया में हल्की सी पार्टीशन देके कर सकते हैं, उनका आपस में मिक्स होने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर एक जैसी टैबलेट की स्ट्रिप हमारी आ रही है तो वो दो तरह की मेडिसिन मिक्स हो सकती हैं आपस में, तो वो हमारे को नहीं करना है। उसके लिए फिजिकल सेग्रीगेशन हमारी होनी चाहिए। और प्रोडक्शन एरिया में सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही जाना अलाउड होना चाहिए। जैसे आप कहीं पे बैच बना रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कोई भी आदमी वहाँ प्रवेश कर जाए, तो ऑथराइज पर्सन ही वहाँ पे जाना चाहिए। और जो नॉन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिनल वाले एरिया में लाना अलाउड नहीं है, और ना वहाँ पे उसको प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। और जब भी आप इन प्रोसेस टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई आप सैंपल ले रहे हैं, सिरप बन रहा है, कोई आप सैंपल ले रहे हैं इंजेक्शन का, स्ट्राइल का, किसी का भी आप सैंपल विड्रॉ कर रहे हैं ड्राई इंजेक्शन का, तो ऐसा ना हो कि आपके सैंपलिंग करने से वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है।
फिर अगली इसमें बात करते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन के बारे में। तो ड्राई प्रोडक्ट से काफ़ी डस्ट उड़ती है, तो उसकी कंटेमिनेशन आपको रोकने की पूरी कोशिश करनी है। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैक्सीन सीरा वगैरह बना रहे हैं, तो उससे कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही है, कहीं वो ऑर्गेनिज्म हानि बहुत ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, को पॉइजनस भी हो सकते हैं। और जो भी आपके नारकोटिक्स हैं या इनफ्लेमेबल है, उसकी भी हैंडलिंग आपको बहुत प्रॉपरली करनी है, क्योंकि इससे हम लीगल प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं या कहीं आग भी लग सकती है। तो क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए वो कुछ उपाय बता रहे हैं कि आपको डेडिकेटेड फैसिलिटी में ये करना है या डेडिकेटेड रूम में ये काम करना है, या आप कैंपेन बेसिस पे आप ये काम कीजिए, या आप एयरलॉक्स वगैरह लगाइए जिससे अंदर की जो पाउडर वाली एयर है वो बाहर ना जा पाए। और आप रीसर्कुलेशन ऑफ एयर को थोड़ा कम कीजिए, तो फ्रेश एयर ज़्यादा दीजिए, या अनट्रीटेड एयर आपकी यहाँ पे बार बार ना आने पाए, या वर्कर्स को या पर्सनल को आप प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग आप पहनाइए, उनको मास्क वगैरह प्रॉपर दीजिए। और आपके क्लीनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, आपको वैलिडेट करना है। आप क्लोज सिस्टम रखना, मतलब टैंक वगैरह आपके ढके हुए हों, खुले में ना चल रहे हों। जो शिफ्टर वगैरह हैं वो भी ढक्कन लगा के तब आप शिफ्टर को ऑन करें। एक बार माल डाल दिया, शिफ्टर का ढक्कन बंद कर दिया, फिर ऑन करें, ताकि पाउडर कम से कम आपका बाहर उड़े, तो उससे आपकी फिर क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी। और आपको जब भी आप अपने टैंक की क्लीनिंग कर लेते हैं, अपने इक्विपमेंट की क्लीनिंग कर लेते हैं, आप उसका रेजिड्यू की टेस्टिंग करने की कोशिश कीजिए, तो उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन हमारी रुक जाएगी। और सभी टैंक्स पे आप स्टेटस लेवल लगाइए भी ये क्लीन है, ताकि हम ऐसा ना हो कि उसमें पहले से कोई और प्रोडक्ट हो और हम उसी में अपना दूसरा प्रोडक्ट डाल के अपना प्रोडक्ट बना लें, तो उससे हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी। तो स्टेटस लेवल आपको ज़रूर लगाना है। और जो आप मेजर्स ले रहे हैं क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी आपको चेक करनी है कि जो भी आपकी एसओपी है वो वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही है, एसओपी को कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। और आपको टाइम टाइम पे अपने टेम्परेचर का रिकॉर्ड, ह्यूमिडिटी का, जहाँ भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं भी उसका टेम्परेचर कितना था, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड कितना है, तो ये भी आपको टाइम टाइम पे चेक करना है। अगला पॉइंट वो डिस्कस करें हमारे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो जो भी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं हमारे, या प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रोसेस करने से पहले हमें ये देखना है कि उस ऑपरेशन वाली जगह पे हमारा कोई भी रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल या फिनिश गुड तो नहीं रखा हुआ है। कोई भी अननेसेसरी हमारे को इन प्रोसेस टेस्ट नहीं करने हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है वाकई हम उसी को ही करेंगे। और अगर कोई भी हमारे इक्विपमेंट अगर कोई फेल हो रहा है या प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, तो उसके हमारे को मेंटेनेंस करनी है। हमारे को ये भी देखना है कि हम किसी प्रोडक्ट को कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मान लिया हमने एक सिरप का बैच बना दिया, तो उसको फिलिंग से पहले कितने घंटे तक हम रख सकते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं, नहीं तो उसमें हमारी माइक्रोबियल काउंट बढ़ जाएगी। या स्ट्राइल प्रोडक्ट है हमारा, उसका बैच बना लिया, कितनी देर के अंदर अंदर हमारे को मतलब टाइम लिमिट सेट करनी है जो प्रोसेस मटेरियल के लिए। और जिस भी कंटेनर में हम फिलिंग करने जा रहे हैं, तो उसको आपको पहले क्लीन करना है, चाहे आप एयर से क्लीन कीजिए या वाटर से क्लीन कीजिए। तो आपको कोई भी ग्लास की चीज़ से क्लीन नहीं करना है या मेटल की चीज़ से क्लीन नहीं करना है अपने कंटेनर्स को, पानी और हवा से आपने उसको क्लीन करना है। और जो भी आपकी पाइप्स आ रही हैं डिस्टिल वाटर की या डीएम वाटर की, प्यूरिफाइड वाटर की, तो उसको भी आपने टाइम टाइम पे पाइपलाइन को सैनिटाइज करना है। उसमें माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का कितना लोड है उसके अंदर, वो भी आपको टाइम टाइम पे चेक करना है। और जो भी आप मेज़र करने के लिए, वेइंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर कैलिब्रेशन का स्टेटस लगा होना चाहिए। अगली बात हम करेंगे पैकिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो पैकिंग ऑपरेशंस में वो यही कह रहे हैं कि आपकी वहाँ पे मिक्सिंग का कोई चांस नहीं होना चाहिए, एक जैसे प्रोडक्ट आप एक जगह पैक नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं नेम एंड बैच नंबर ऑफ द प्रोडक्ट बिंग हैंडल्ड शैल बी डिस्प्लेड एट ईच पैकिंग लाइन। मतलब जहाँ पे जो काम चल रहा है एक स्लेट के ऊपर या एक बोर्ड के ऊपर है, उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम और बैच नंबर डाल के वहाँ पे लगा दो वहाँ पे। और जैसे आप प्रिंटिंग करते हैं ना, हाथ से भी प्रिंटिंग होती है, मैनुअली भी लोग करते हैं, तो आपको देखना कोई भी प्रोडक्ट आपका बगैर लेबल, आपका बगैर बैच कोडिंग के तो नहीं चला जा रहा है। और जो भी आपने प्रिंटिंग की है अपने लेबल के ऊपर या बॉक्स के ऊपर, कहीं वो हाथ लगाते हट तो नहीं जा रही है, तो मतलब वो हटे ना, ऐसी आपको प्रिंटिंग करनी है।
और जो भी आप सैंपल लेके जाते हैं वहाँ से पैकिंग लाइन से, मान लो आप कोई टैबलेट ले गया कंप्रेशन से कुछ टैबलेट है, तो आपको वापस नहीं देनी है, वो डिस्ट्रॉय कर देनी है आपको। और कई बार क्या होता है कि आपका बैच तो था 10,000 बॉटल्स का और आपकी बोतलें बन गई 10,500, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी कि ऐसे क्या हो गया, कहीं पानी तो नहीं मिक्स हो गया, कहीं दूसरे प्रोडक्ट की बोतलें तो इसके अंदर मिक्स नहीं हो गई हैं। ये काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। और जब भी आप बैच आपका पूरा कर लेते, पूरी लेबलिंग होगी आपकी, मान लो आइड्रोस बना रहे थे आपकी, पूरी आपकी कंप्लीट होगी, लेबलिंग होगी, तो जो बची हुए लेबल है जिस बैच में लगा आपको उसको डिस्ट्रॉय करना है। और आप जब भी आप प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे तो आपको अपने प्रोडक्शन की बीएमआर को रिव्यू करना है, ये क्यूए का काम है। पार्ट 1 का सब पार्ट है 19 गुड प्रैक्टिसेस इन क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहली बात तो कहता है कि ये आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बिल्कुल ना, प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का काम ये कहते हैं कि वो सैम्पलिंग करना है, उनका काम स्पेसिफिकेशन बनाना है, टेस्टिंग करना है, और वो रॉ मटेरियल और पैकेज मटेरियल को रिलीज़ करना है। इसके अलावा क्यूसी के सारे फंक्शंस इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं कि आपके पास एक तो लैब प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब केमिकल लैब, इंस्ट्रूमेंटल लैब, स्टेबिलिटी लैब, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वो होनी चाहिए। उसमें एडिक्वेट आपकी मशीन्स होनी चाहिए और ट्रेंड स्टाफ आपके पास होना चाहिए। और जैसे वर्किंग करनी है उसके अप्रूव्ड एसओपी या प्रोसीजर या टेस्ट प्रोटोकॉल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और क्यूसी पर्सन का काम है कि वो अपने जो भी सैंपल्स लेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल हैं, पैकिंग मटेरियल हैं या फिनिश गुड्स हैं, और वो क्वालिफिकेशंस और वैलिडेशंस, तो इस तरह से इसकी कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और ये कहा गया कि सफिशेंट सैंपल उनको लेने हैं टेस्टिंग करने के लिए कि फ्यूचर में दोबारा भी टेस्ट करना पड़ जाए तो उतना सैंपल क्यूसी मैनेजर या लेबोरेटरी के पास होना चाहिए। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बताइए आगे चल के इनमें कि आपने वैलिडेशन करनी है और क्यूसी के सारे प्रोसीजर्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है, और रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं जो भी उसको प्रॉपर आपको स्टोर करके रखना है। आप में जो भी लैब के अंदर ग्लासवेयर है या मीडिया है या रिएजेंट्स है उसकी प्रॉपर लेबलिंग करके रखनी है। और कोई भी कंप्लेंट आती है तो इन्वेस्टिगेशंस में क्यूसी मैनेजर को पार्ट लेना है। इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में भी क्यूसी को पार्ट लेना है। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में भी उसको पार्टिसिपेट करना है। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं इसके अंदर। फिर कहते हैं कंट्रोल ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स, इंटरमीडिएट, बल्क ड्रग एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। तो कह रहे हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सारे टेस्ट होने चाहिए। जो भी सैंपल क्यूसी लेके आए वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल बैच होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही उन्होंने क्रेड से एम्प्यूल का सैंपल ले लिया, हर एक क्रेड से सैंपल लें वो, या हर एक ड्रम ऑफ टैबलेट से या ग्रेनुल्स के हर एक ड्रम से वो सैंपल लें। और ये ध्यान रखना कि सैंपल लेते वक्त उस खुद ही कंटेमिनेट ना कर दे उस प्रोडक्ट को क्यूसी मैनेजर, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो भी सैम्पलिंग के इक्विपमेंट्स है, सैम्पलिंग की रोड जिससे हम सैंपल ले रहे हैं, इंश्योर करना वो क्लीन होनी चाहिए पहले से। ऐसा तो नहीं वो सैम्पलिंग रोड ही में पुराना कोई पाउडर पड़ा हुआ और उसको मैं डाल के और सैंपल किसी पाउडर का ले रहा हूँ तो वो तो क्रॉस कंटेमिनेशन वहीं पे हो जाएगा। जो भी आप सैंपल ले रहे हैं तो उस पर प्रॉपर आप लेबल लगाइए, अभी ये सैंपल का ये नाम है, ये इसका रेफरेंस नंबर है, ये डेट है, किस बंदे ने सैंपल लिया। ड्रम पे भी आप सैंपल लगा के आइए कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन अगर आ जाता है तो उसकी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। फिर टेस्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है 19.7 में कि किसी प्रोडक्ट को आपको टेस्ट कर रहे हैं आप, तो रिलीज़ करने से पहले सारी स्पेसिफिकेशंस को वो मीट करना चाहिए। और एक बात बहुत नई इसके अंदर निकाल के लाए हैं वो कि आपको हर एक का सैंपल लेने की, टेस्टिंग करने की हर एक की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कम की भी आप सैम्पलिंग करके उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उन्होंने कहा कि ये उसका स्टेटस सही होना चाहिए जो भी मैन्युफैक्चरर है। और जो मैन्युफैक्चरर या तो वो हो कि वो स्टार्टिंग मटेरियल ही बनाता हो, खाली एक ही मटेरियल बनाता हो, मतलब पूरी फैक्ट्री में वो अपनी फैक्ट्री में एक ही माल बना रहा हो और दूसरा प्रोडक्ट ही ना बना रहा हो। अगर हम पूरी टेस्टिंग खुद नहीं कर रहे हैं तो हम जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसके साथ जो टेस्ट रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे भी हम अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जो सप्लायर है उसकी हम टाइम टाइम पे हम उसकी ऑडिट कर रहे हों
और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर सारे टेस्ट दिए हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन का है और उसके क्या बैच नंबर है, कौन ऑथराइज सिग्नेटरी जिसने साइन किया है। और हम ये जाके भी चेक करें कि भी वहाँ पे इन प्रोसेस का वो रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते हैं, और वहाँ पे उनकी लेबोरेटरी है जो वो पूरी सेटिस्फैक्ट्री है उसकी वर्किंग। और कोई भी प्रोडक्ट अगर फेल हो रहे हैं क्वालिटी में तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर प्रोविजंस रखे हुए हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए। अगला हम डिस्कस करेंगे 19.8 बैच रिकॉर्ड रिव्यू। तो मतलब बैच रिकॉर्ड रिव्यू से यहाँ मतलब है कि जो टेस्टिंग का रिकॉर्ड क्यूसी मैनेजर या लेबोरेटरी अपनी मेंटेन कर रही है उसको उसको अपने को मेंटेन करके रखना है। और जो भी सैंपल्स वो लेके आए हैं टेस्टिंग करने के लिए उनको प्रोडक्ट के एक्सपायरी होने के भी 1 साल बाद तक अपने पास रखना होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे गैसेस वगैरह हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसके लिए। और बाकी आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में। तो स्टेबिलिटी स्टडीज़ में वो कहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी करने से पहले एक पूरा प्रोग्राम बनाना है कि मेरे को क्या टेस्ट करने हैं इस साल में, और मेरा शेड्यूल क्या रहेगा टेस्टिंग का, और मैं किस किस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे इसको स्टेबिलिटी स्टडीज़ को करूँगा। और एक पूरी मैं लास्ट में एक समरी बनाऊँगा अपने स्टेबिलिटी के मेरे क्या रिजल्ट्स निकले हैं। पार्ट 1 का सब पार्ट है 20 कंप्यूटराइज सिस्टम्स। तो उसमें कहते हैं कि जीएमपी रिलेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो वैलिडेटेड होना चाहिए, और उसकी वैलिडेशन डिपेंड करती है कि कितना ही डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, क्रिटिकलिटी है कंप्यूटराइज सिस्टम की। उसके बाद वो कहते हैं कि आपको उसकी कंप्यूटराइज सिस्टम की इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करनी चाहिए आपको, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी। जिस तरह का वो काम कर रहा है उस टाइप से आपको करना है। लेकिन कई जो कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं ना जो काफ़ी वैलिडेटेड है, बहुत दिनों से जो चल रहे हैं, तो उसकी उतने लेवल पे, इतनी डेप्थ में लेवल में जाके आपको टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको वैलिडेशन की मिल जाती है तो उससे भी आपका काम चल जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए उसमें कोई अनऑथराइज अपनी कोई एंट्री ना कर सके, कोई डाटा को डिलीट ना कर सके बगैर ऑथराइज पर्सन के। और अगर कोई भी डाटा कुछ भी चेंज किया गया है, किस डेट को चेंज किया गया है, तो आप उसको जान सकें इस चीज़ में। और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने की और मेंटेन करने की एसओपी आपके पास होनी चाहिए। और कई बार डाटा ना मैनुअली भी हम लोग एंटर करते हैं, तो एक एडिशनल क्रॉस चेक होना चाहिए कि उससे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। वो दूसरा ऑपरेटर भी उसको चेक कर सकता है या हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम भी ऐसा हो कि वो मिस्टेक को पकड़ सके। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है कंप्यूटर सिस्टम की रीडिंग्स की वजह से। तो उसको तो हमारे को बहुत क्रिटिकली चेक करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और कंट्रोल करना है। कंप्यूटराइज सिस्टम में आप जब भी कोई भी चेंज करने जा रहे हैं तो वो चेंज आपका जैसे चेंज कंट्रोल होता है उसी तरह से होना चाहिए, उसकी पूरी ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और आपके पास हमेशा एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटर का, कि मान लो आपका कोई हार्डवेयर ख़राब हो गया, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। और वो लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारा काम कंप्यूटर सिस्टम से ही करो, आप चाहो तो कोई और तरीके से भी अपना डाटा मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह करके इसके ये टोटल 20 पार्ट्स तो कंप्लीट हो गए। इसका अगला पार्ट हमारा है साइट मास्टर फाइल। तो अपेंडिक्स 1 के नाम से साइट मास्टर फाइल इसके अंदर दी गई है। तो कहते हैं कि हर एक मैन्युफैक्चर को अपनी एक साइट मास्टर फाइल बनानी है, जिसके अंदर साइट मास्टर फाइल के अंदर उन्होंने इसके 12 पार्ट्स दिए हैं। तो हर पार्ट्स में एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसमें कंपनी का नाम क्या है, वो उसको क्या प्रोडक्ट्स वो बना रही है, किस किस चीज़ का उसको लाइसेंस है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, उसकी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है। तो साइट मास्टर फाइल का पार्ट 2 है हमारा पर्सनल। तो पर्सनल के बारे में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाओ, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट होगी, भी टीबी से फ्री होना चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो, और पर्सनल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस क्या है उनके भी, नहा धो के आएँ, अपने बाल छिपा के रखें। और इसके अलावा वो फिर प्रीमाइसिस के बारे में बोलते हैं 3 नंबर के, प्रीमाइसिस कैसी होनी चाहिए। अभी आपके पास प्रीमाइसिस का नक्शा आपको साइट मास्टर फाइल में लगाना है और बताना है कि मेरी जी ये आरसीसी से बनी है या पफ पैनल से बनी है या एल्युमिनियम से बनी है, मैंने वेंटिलेशन के लिए दिया है, इसमें एएचयू दिया है या
एसी लगाया मैंने, मेरा वाटर सिस्टम कैसा है इसके अंदर, मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए क्या क्या सावधानियां बरती हुई हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर प्रीमाइसेस में आ गया। 4 नंबर वो बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में साइट मास्टर फाइल में। तो इक्विपमेंट में कहते हैं मेन इक्विपमेंट के आप नाम लिखो जी इसके अंदर, और उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए आप लोग क्या करते हो इस बारे में एक्सप्लेन करो, और उनकी क्वालिफिकेशन कैलिब्रेशन के लिए आप क्या करते हैं या क्या उनका स्टेटस है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर में बात करते हैं सैनिटेशन के बारे में कि भी आपके पास रिटर्न SOPs हैं सैनिटाइज करने के लिए, लॉग बुक्स वगैरह हैं या नहीं है। 6 नंबर साइट मास्टर फाइल का पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन रिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, टेस्टिंग के लिए जो भी हो, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करनी है। 7 नंबर पॉइंट है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के अंदर वो बताते हैं कि आपको अपना प्रोसेस बताना है, या तो फ्लो शीट आप इसके अंदर आप लगाइए, या ब्रीफ को डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आपकी प्रोडक्शन कैसे चल, जैसे टैबलेट आप बना रहे हैं तो साइड फर्स्ट में आप अभी इसका टैबलेट का एक फ्लो चार्ट डाल दीजिए आप। ठीक है, फिर आपने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं स्टार्टिंग मटेरियल को हैंडल करने के लिए, पैकिंग मटेरियल को हैंडल करने के लिए, बल्क को हैंडल करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, वो साइट मास्टर फाइल में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा एक जनरल पॉलिसी हमारी क्या है प्रोसेस वैलिडेशन को करने की, तो वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में देंगे। साइट मास्टर फाइल का 8वां पॉइंट है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। उसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम क्या है ये हम बताएंगे। चेंज कंट्रोल का हमारा क्या प्रोसीजर है ब्रीफली लिखेंगे। मास्टर वैलिडेशन प्लान और पॉलिसी के बारे में बताइए। प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू या एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू या APQR उसके बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एक्टिविटीज़ क्या है हमारे QC डिपार्टमेंट की, और फिनिश प्रोडक्ट को हम कैसे रिलीज़ करते हैं इस बारे में क्वालिटी एश्योरेंस 8 नंबर हेडिंग में हम लोग बताएंगे। 9 नंबर हेडिंग में वो बात करते हैं मैन्युफैक्चर अंडर लोन लाइसेंस एंड लाइसेंसी। तो हम देंगे कि कैसे कंप्लायंस ऑफ GMP फॉलो की जाती है लोन लाइसेंस के केस में भी, ये थोड़ा हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इसके अलावा 10 नंबर में वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल। तो इसमें कहते हैं कि आपके पास क्या है रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास इन्वाइसेस होती हैं, हमारे पास सप्लायर के वेंडर के सारे डिटेल्स रहते हैं। फिर कंप्लेंट को हैंडलिंग करने की क्या SOP है, कौन ऑथराइज है, ये हम साइट में सर 10 नंबर पॉइंट में लिखेंगे। 11 नंबर में कह रहे हैं कि आपकी सेल्फ इंस्पेक्शन का आपके पास क्या सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। हमारी भी ऐसे टीम बना रखी है हमने, हम इतने शेड्यूल पे हम सेल्फ ऑडिट करते हैं। 12 नंबर पे वो बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो अगर हमने कहीं एक्सपोर्ट किया तो हम उसमें लिख देंगे भाई हमने इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया। कभी हमारी को रिकॉल आई है तो हम बता देंगे हमने इसको ये प्रोडक्ट्स हमने रिकॉल किए हैं। तो ये जो हमारा शेड्यूल एम का जो पार्ट 1 है, ये एज़ पर WHO की जो टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ है उसके बेस के ऊपर ये बनाया गया है। और भी इसके बारे में आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इनके WHO GMP की टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, शेड्यूल एम आ गया, ये कोई हवा नहीं है। हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हम आपकी ऑडिट करेंगे, आगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके प्रीमाइसेस चेक करेंगे। एज पर शेड्यूल एम जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी हम आपकी कंप्लाई करेंगे। आप फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को कॉल कीजिए 9996859227 पे, या मेल कीजिए contact@farmadox.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। विल डू इट इमीडिएटली। थैंक यू।